नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रेयस बढ़िए पर। तो जैसा कि हम ज्योग्राफी 6 क्लास के एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने काफी चैप्टर्स कवर किए। आज हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं, अवर कंट्री इंडिया। आज हम जानेंगे हमारे इंडिया के बारे में, ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है, कैसे डिविजन्स है इंडिया के, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये कुछ मेजर टॉपिक्स है जो हम इसमें कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। जैसे लोकेशनल सेटिंग को देखेंगे, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज को देखेंगे, फिर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को देखेंगे, फिजिकल डिविजन्स को देखेंगे और कुछ अदर फैक्ट्स जो हमें एनसीईआरटी प्रोवाइड करते हैं उसको देखेंगे। देखिए हमारा इंडिया, ये मैप सभी ने देखा है। इंडिया के बारे में वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपांस है। यहाँ पे बहुत सारे ज्योग्राफिकल एक्सपांस का मतलब क्या कह रहा है वो, कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें जैसे माउंटेन्स है, डेजर्ट्स है, प्लेट्यूज है और प्लेन्स है, कोस्टलाइंस है, डेल्टाज है। हर तरह की चीज हमें हमारे इंडिया में ही मिल जाती है देखा जाए तो। और इसके बाद इसका डिवीजन ऐसा हुआ है कि कंट्री वाइज देखे तो नॉर्थ साइड में हमें क्या देखने मिलता है, हिमालयाज है, यहाँ पर हिमालय है। उसके बाद वेस्ट साइड में हमें अरेबियन सी दिखाई दे रहा है, ईस्ट में हमें बे ऑफ बंगाल दिखाई दे रहा है और साउथ में हमें इंडियन ओशन दिखाई दे रहा है। इसको पेनिनसुला कहते हैं, जो 3 साइड से वाटर बॉडीज से कवर होता है हमारा इंडिया। उसके बाद ये कम से कम लगभग 32 लाख किलोमीटर हमारा लैंड एक्सपेंसेशन है, यानी इसका कितना एरिया टोटल है लैंड वाइज अगर देखें इंडिया का, तो 32 लाख किलोमीटर लगभग कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट हमने देखा, क्या देख रहे थे हम, हाँ, नॉर्थ में इसके क्या आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक नॉर्थ में कश्मीर है, तो साउथ में यहाँ पे कन्याकुमारी तक। उसके बाद वेस्ट में गुजरात में कच्छ से लेकर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक के देख रहे हैं। इसका ये लैंड की बात कर रही हूँ मैं, इसमें अभी तक मैंने अपने आइलैंड्स को कवर नहीं किया है, लैंड वाइज यहाँ तक देख रहे हैं हम। उसके बाद इसका एक्सपेंशन देखिए कैसा है, नॉर्थ में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस कितना है, 3200 किलोमीटर। और वेस्ट में गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक का डिस्टेंस कितना है, 2900 किलोमीटर। ये पता होना चाहिए, वनडे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कितना किलोमीटर एरिया कवर होता है। ज्यादा अगर देखें हम एरिया तो नॉर्थ से लेके साउथ तक का है, और उसके बाद हम वेस्ट से लेके ईस्ट तक का देख रहे हैं। उसके बाद लोकेशनल सेटिंग्स देखते हैं। जो इंडिया है हमारा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मतलब कैसे, हमने ग्लोब चैप्टर में कवर किया था कि एक इमेजिनरी लाइन जो अर्थ के बीच में से जा रही है 0 डिग्री पे, जिसको हम क्या कह रहे हैं कि वो इक्वेटर है। इक्वेटर जाने के बाद अर्थ को वो 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक पार्ट जा रहा है नॉर्थ साइड और दूसरा जा रहा है साउथ में। तो नॉर्थ वाले पार्ट को हमने कहा कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और साउथ वाले पार्ट को हमने कहा ये सदर्न हेमिस्फीयर है। ऐसे करके दो डिवाइड हो गए, किसके थ्रू, इक्वेटर के थ्रू। फिर एक और इमेजिनरी लाइन जो जा रही है प्राइम मेरिडियन, जो लॉन्जिट्यूड है वर्टिकली, ये भी 0 डिग्री है। इसके जाने के बाद क्या हो गया डिवीजन, वेस्ट और ईस्ट में, यानी इक्वेटर जो है वो अर्थ को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रही है, और प्राइम मेरिडियन जो है वो अर्थ को वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, ये वेस्ट साइड हो गया, ये ईस्ट साइड, तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया की लोकेशन कहाँ आती है, इंडिया की लोकेशन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आती है। तो इसलिए ये कंप्लीट लोकेशन अगर आपको पूछा जाए कि नॉर्थ मतलब इंडिया कहाँ लोकेट होता है, तो वो नॉर्थ और ईस्टर्न साइड में आता है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री यहाँ से गुजरती है, लगभग बीच में से, ये देखिए लगभग बीच में से यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। गुजरात से स्टार्ट होती है, आखिर में मिजोरम से वहां से क्रॉस होते हुए जाती है। आप लोगों को मैंने क्वेश्चन किया था कि आपको मुझे बताना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में मेनली किन स्टेट से होकर गुजरती है, उसके नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद वो कह रहा है मेन लैंड एक्सटेंस कितना है, ड्यू टू ग्रेट लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस अबाउट 2 आवर्स। देखिए इसको हम थोड़ा डायग्राम से समझते हैं।
ये पॉलिटी का है। हाँ देखिए, ये अर्थ है, नहीं हमारा इंडिया लेना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया का जो एक्सटेंशन है वो कैसा है, वो कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, इधर साइड में गुजरात है। उनका कहना ऐसा है कि लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट जो हमने ग्लोब में पढ़ा था क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसके बीच का गैप कितना है, लगभग 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी देखिए हमने देखा था ग्लोब में कि 15 डिग्री में वो कितना 1 घंटा घूमती है हमारी अर्थ, वही 1 डिग्री कितना 4 मिनट का कवर करती है। तो उनका कहना है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 30 लगभग 30 यानी 29 डिग्री का गैप है, मतलब इतना बड़ा एरिया है। तो इसमें लोकल टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस देखा जा रहा है, यानी जो सनराइज है वो पहले अरुणाचल प्रदेश में आ रहा है, अर्थ जो है वो वेस्ट से लेके ईस्ट में घूमती है, तो इसका मतलब सनराइज पहले ईस्ट साइड में होगा। तो 2 घंटे की गैप, यानी यहाँ पे गुजरात में सनराइज जो है वो 2 घंटे बाद होगा। यानी ये कहेगा कि मेरे यहाँ पे सुबह 7 बजे सनराइज हो रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश वाला कहेगा कि मेरे यहाँ 5 बजे हो रहा है। तो लोगों को टाइम में प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि ये कहेगा मेरे अकॉर्डिंग तो अभी 7 बजे सनराइज होगा, ये कहेगा कि मेरे लिए तो 5 बजे ही सुबह हो चुकी है। तो ये प्रॉब्लम ना जाए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन करते हैं, जो हमारी IST जिसको कहा गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक ही टाइम को पूरे कंट्री के लिए हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो यहाँ से गुजर रही है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होते हुए वो आती है, और यहाँ का एक ही स्टैंडर्ड टाइम जो कितने इस पे है, 82 डिग्री 30 मिनट्स, 82 डिग्री 30 मिनट्स, लेकिन ईस्ट में लॉन्जिट्यूड्स को देख रहे हैं। अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करते तो कैसा आता, लैटिट्यूड्स में क्या हुआ था, नॉर्थ और साउथ हुआ था। लॉन्जिट्यूड्स की बात कर रहे हैं वेस्ट ईस्ट, और इंडिया कहाँ आता है, ईस्टर्न साइड में। तो 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट को हमने कहा हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन किया। अब एक ही टाइम से मतलब वो स्टैंडर्ड टाइम रहेगा जो सभी पूरे कंट्री में रहेगा। फिर ये कहता है कि ये देखिए, जो मैंने आपको अभी डायग्राम से बताया ये वही है कि 2 घंटे पहले वहां पे सनराइज होगा और गुजरात में 2 घंटे बाद। और ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया है, ये भी क्वेश्चन में आया है, इसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। जैसे उसने कहा है कि इंडिया का जो लोकेशन है लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग, तो ये देखिए, ये जो लैटिट्यूड है ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ साइड से लेके नीचे साउथ में कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट साउथ। नहीं, ये नॉर्थ में ही आएगा, क्योंकि इंडिया जो है वो कंप्लीटली कहाँ लाई कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो हमें नॉर्थ ही लिखना पड़ेगा। देखिए डायग्राम से समझते हैं, ये डायग्राम है, ये इक्वेटर है और ये इस साइड को अभी हम ज्यादा दिखा रहे हैं, यहाँ पे इंडिया है, ठीक है। तो उसने कहा इंडिया का एक्सटेंशन यानी ये लैटिट्यूड, ठीक है, ये लैटिट्यूड, 2 लैटिट्यूड के बीच में जितना इंडिया आ रहा है उसको मेजर कर रहे हैं, जिसमें ये कितना है 37 डिग्री वाला, और यहाँ पे कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट, और ये दोनों ही लैटिट्यूड को हम नॉर्थ लिख रहे हैं। ऐसा मत लिखना कि नॉर्थ में हमने इंडिया को देखा तो वो 37 डिग्री नॉर्थ आया और हम साउथ तक मेजर कर रहे हैं इसलिए मैंने उसको साउथ लिखा, नहीं, ये दोनों ही लैटिट्यूड नॉर्थ साइड में आ रहे हैं इसलिए उसको नॉर्थ लिखा जा रहा है। ऑन द अदर हैंड हम क्या कह रहे हैं कि लॉन्जिट्यूड वेस्ट साइड में कितना है 68 डिग्री 7 मिनट और ईस्ट साइड में 97 डिग्री 25 मिनट्स, लेकिन इसके साथ हम ईस्ट लिखेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको लोकेशन के अकॉर्डिंग नॉर्थ साउथ वेस्ट ऐसे लिखा है कि हम नॉर्थ साउथ वेस्ट इसका कितना लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड है, इसके साथ में क्या आएगा 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ये आ गया। फिर वेस्ट में कितना है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लिखेंगे, यहाँ वेस्ट नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी अर्थ कहाँ आ रही है, ईस्ट में आ रही है, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट।
नॉर्थ और ईस्ट। गलती से भी यहाँ पे वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ मत लिख देना, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दिस मेरिडियन और लॉन्जिट्यूड इज आल्सो टर्म्ड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। वही 82 डिग्री 30 मिनट्स को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। फिर लार्ज कंट्रीज विच हैव मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। अब देखिए इंडिया में तो हमने कहा हमें एक ही चाहिए क्योंकि एक में कवर हो जाएगा, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी है जो बहुत बड़ी है, जैसे रशिया इतनी बड़ी है, तो अगर यहाँ पे हमारा तो सिर्फ 2 घंटे का फर्क आ रहा था, इनके बीच में कितने घंटे का फर्क होगा। तो ऐसे टाइम में जो लॉन्ग कंट्री मतलब लॉन्ग लैंड मासेस की कंट्रीज है, बड़ी कंट्रीज है, उसमें ज्यादा टाइम जोन्स होते हैं। जैसे कि यूएसए में देखेंगे तो 9 टाइम जोन्स है, कनाडा में 6 टाइम जोन्स है, रशिया में 11 टाइम जोन्स है। जितना मुझे पता है टाइम जोन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसीलिए जैसे कि कितने इसमें ज्यादा है, आई थिंक ऑर्डर वाइज आया है क्वेश्चन, तो प्लीज इसको भी अच्छे से करना। अब रशिया को हम देखें सबसे बड़ा है, इसलिए हमें इतना पता होता है कि रशिया बड़ा है तो उसमें टाइम जोन ज्यादा ही मिलेंगे, लेकिन इसके साथ और भी कुछ कंट्रीज रहेगी तो उसको आप फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम जोन्स होते हैं। उसके बाद इंडियाज नेबर कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज कितनी है? 7 कंट्रीज। तो लैंड बॉर्डर वाइज देखे तो ये देखिए मैप से कवर हो जाता है। एक है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना है इधर, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। 7 कंट्रीज है जो लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है इंडिया के साथ। ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज है। लैंड बॉर्डर में श्रीलंका या मालदीव को मत गिनना, क्योंकि ये हमारे साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे, ये आइलैंड नेबर्स है, आइलैंड कंट्रीज है। और सबसे छोटी जो लैंड बॉर्डर हमारे साथ कोई शेयर कर रहा है तो वो अफगानिस्तान है, और सबसे ज्यादा अगर कर रहा है तो बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये हमारे 7 कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज जो लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, और 2 ऐसे हैं जो आइलैंड कंट्रीज है। ये देखिए 2 आइलैंड नेबर्स है हमारे, श्रीलंका और मालदीव। मालदीव आपको लक्षद्वीप के थोड़ा नीचे में मिल जाएगा। तो ये 2 आइलैंड नेबर्स है। उसके बाद इसका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कैसा किया गया है, तो हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स है, हर कंट्रीज में आपको पॉलिटिकल डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन देखने मिलेगा। क्यों ऐसा किया जाता है? अब आप मुझे बताइए, आप इकलौते इंसान इतने बड़े कंट्री को कैसे मैनेज करेंगे? आप ही सब कुछ देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरी खिचड़ी बन जाएगी, आपको मैनेज नहीं हो पाएगा। तो ऐसे टाइम में एडमिनिस्ट्रेटिव इजी होने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टेट वाइज डिवाइड कर देते हैं, और लोगों में यानी जो भी हम लीडर्स को चुन रहे हैं वो मैनेज के लिए हम करते हैं। इसीलिए इंडिया में देखा जाए तो 28 स्टेट्स हैं। जैसे ये मैंने कीवर्ड्स में लिखा है कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, अपना बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, ये कीवर्ड्स के लिए। जैसे कि आप नोट्स बना रहे तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप अगर ऐसे कीवर्ड से भी याद रख रहे हैं ना तो आपको याद हो जाएगा। तो ऐसे 28 स्टेट्स हैं। उसके बाद कुछ यूनियन टेरिटरीज भी है जो डायरेक्टली सेंट्रल के अंडर होती है, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दिल्ली, फिर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी, ये भी यूनियन टेरिटरीज जो पॉलिटिकली डिवाइड है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। अब हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल तो देखा, फिजिकल डिवीजन क्या होता है? देखिए इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है फिजिकल फीचर्स में भी, न सिर्फ कल्चरल वाइज बल्कि फिजिकल भी देखा जाए तो बहुत ही डाइवर्स कंट्रीज है। जैसे यहाँ पे माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, और ये तीनों चीजें क्या है वैसे ही हमने कल के चैप्टर में कवर की थी। उसके बाद यहाँ पे कोस्टलाइन्स है, आइलैंड है, घाट्स है, बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए एनसीईआरटी कुछ फैक्ट्स देती है, जैसे कि हिमालय, हिमालय ये वर्ड कहाँ से आया है? ये संस्कृत का एक वर्ड है हिम, हिम बर्फ प्लस आलय यानी घर, होम, द एबोर्ड ऑफ स्नो, स्नो का घर, बर्फ का घर, ये उसका मीनिंग है। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। देखिए हिमालय तो सबसे ऊपर है, उसको हमने 3 इसमें डिवाइड किया है कि 3 टाइप के हिमालयज है।
है वो एक ही, लेकिन उसको क्यों लोकेशन और उसके हाइट वेट के कारण, मतलब सॉरी हाइट और लेंथ के कारण हमने उसको डिवाइड किया है ताकि साइंटिस्ट लोगों को उसको स्टडी करने में इजी जाए। इसीलिए उन लोगों ने जो हिमालय है उसको 3 इसमें डिवाइड किया है। पहला जो आता है, पहला आता है द ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक यहीं पे देखने मिलती है, देखिए। और सेकंड क्या है, मिडिल हिमालयाज हिमाचल जो इसके साउथ में है, और तीसरा है शिवालिक जो सदर्न मोस्ट रेंज है, यहाँ पे ज्यादा हिल स्टेशन देखने मिलेंगे। देखिए मैप के थ्रू समझिए, उनका कहना ऐसा है कि हमने 3 इसमें डिवाइड किया है। नहीं, इसमें नीचे ही मैप है, एक सेकेंड, ये देखिए, ये देखिए, ये मैप है ना, इसके अकॉर्डिंग समझिए। उनका कहना है 3 इसमें, सबसे पहले यहां से जाता है एक हिमाद्री जिसे हम कह रहे हैं सबसे नॉर्दर्न में, फिर आ रहा है मिडिल हिमालयाज, और फिर तीसरा आ रहा है शिवालिक हिमालयाज। ये इस तरीके से। अब इसमें कैसे डिवाइड किया है, जो नॉर्दर्न है सबसे ऊपर, इसमें क्या है सबसे हाईएस्ट पीक, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2, ये सारे माउंटेन्स आपको ये रेंज में दिखने मिलेंगे, और ये सबसे ऊपर है तो इनकी हाइट भी सबसे ऊपर होगी। तो लगभग 6000 से स्टार्ट होते हुए 8000 मीटर तक के भी ऊपर यहाँ पे हमको माउंटेन्स इस रेंज में देखने मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा बर्फ रह रही है इस एरिया में, है ना, यहाँ पे बाद में आएंगे हम। यहाँ पे ज्यादा बर्फ देखने मिल रही है 12 महीने हमेशा परमानेंटली, जो हमने ग्लेशियर्स पढ़ा था कि आइस की रिवर्स है, इसलिए इसको ऐसे डिवाइड किया है। सेकेंडली जब वो मिडिल हिमालयस में आ रहा है तो इसका जो एरिया है, एरिया मेरा मतलब है हाइट जो है वो कम हो रही है, और ये लगभग 3700 मीटर से पाए जा रहे हैं। ये देखिए हाइट के अकॉर्डिंग इसको लेंथ वाइज हमने डिवाइड कर रहा है, सबसे ऊंचे यहाँ पे आ रहे, फिर यहाँ पे, ठीक है। फिर तीसरा जो आया, तीसरा कौन सा आया, शिवालिक जो आया, वो सबसे सदर्न मोस्ट, सबसे तीसरा है। इसमें फेमस हिल स्टेशन जैसे ये देखिए स्पीति वैली आ गई, ये आ गया डलहौजी, इस टाइप के हिल स्टेशंस यहाँ पे देखने मिलते हैं हमें शिवालिक में, ठीक है। तो 3 तरह के हमने हिमालयस देखे, इसको अभी और डिटेल में आएगा, जैसे 11th में अगर आप जाएंगे तो और डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमने 3 तरह के इसमें डिवाइड किया है। उसके बाद नदर्न इंडियन प्लेन्स, अब देखिए अब क्या आ गया, प्लेन्स आ गया। शुरुआत देखिए कहाँ से हो रही है, इसको पढ़ने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है, कहीं से भी स्टार्ट करके मत पढ़िए, पहले हमेशा ऊपर से स्टार्ट कीजिए कि यहाँ पे हमने हिमालयस को पढ़ा 3 टाइप के। उसके बाद में और थोड़ा नीचे आती हूँ तो मुझे क्या देखने मिल रहा है, तो नॉर्दर्न प्लेन देखने मिल रहा है, ये प्लेन का एरिया है। प्लेन्स यानी क्या है वो हमने कवर किया था, देखिए फिर से देख लीजिए। लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयस, शिवालिक के साउथ में क्या आ गया, प्लेन आ गया। These are formed by the alluvial deposits laid down by the rivers, the Indus, गंगा, ब्रह्मपुत्र and their tributaries। देखिए alluvial deposits क्या है, कल जब हमने चैप्टर में पढ़ा था कि रिवर इरोजन क्या होता है और डिपोजिशन क्या होता है ना। तो रिवर क्या कर रही है अपने साथ, ये माउंटेन से निकलती हुई, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर, वहां से क्या निकल रही है हमारी रिवर गंगा, ये आई अपने साथ कुछ चीजें लेके आ रही है, जैसे इरोड करके, क्या इरोड कर रही है, सॉइल लेके आ रही है, सैंड लेके आ रही है, सिल्ट लेके आ रही है, छोटे छोटे पत्थर लेके आ रही है, तो ये अपने साथ लेके आ रही है। अब इसने इरोजन कर दिया, लेकिन इसको लेके आ रही है तो कहीं तो छोड़ेगी ना, कि अपने साथ कहाँ तक लेके जाएगी। तो ये सरफेस पे जब आ रही है, जैसे ये प्लेन्स पे आ रही है, तो क्या कर रही है, यहाँ पे डिपोजिशन कर रही है, जिसके कारण क्या क्रिएट हो रहा है, प्लेन्स बन रहे हैं, है ना, प्लेन्स बन रहे हैं। और ये कौन सी रिवर मेनली यहाँ पे प्लेन्स बना रही है, तो रिवर इंडस, ये रिवर गंगा, उसके बाद इधर से आई ब्रह्मपुत्र और इनकी ट्रिब्यूटरीज। अब देखिए ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, आपको ये समझा कि एल्यूवियल डिपॉजिट्स क्या है, जो रिवर अपने साथ लेकर आ रही है। ट्रिब्यूटरीज क्या है, एक मेन जो है रिवर है, मेन रिवर, जैसे हम गंगा को क्या कह रहे हैं, मेन रिवर है, ये मेन रिवर है, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें कुछ और नदियां आ रही है, जैसे इधर से आ गई सोन नदी आ गई, इधर से आ गई, सॉरी इधर से चंबल ले लिया हमने, इधर से बेतवा ले लिया, इधर से सोन ले लिया, इधर से घाघरा ले लिया। तो ये क्या हो रही है, ये छोटी नदी है, ये छोटी नदी जाके किसी बड़े नदी में मिल रही है, तो इनको क्या कह रहे हैं हम,
ट्रिब्यूटरीज कह रहे हैं। मेन जो नदी है, एक बह रही है बड़ी सी नदी, उसमें कुछ छोटी नदियां, ये रिवर्स आके उसको ज्वाइन कर रही है, तो हमने कहा ये ट्रिब्यूटरीज है। आगे जाके क्या होता है कि ये जो रिवर है यहाँ से कुछ अलग डिवाइड हो जा रही है, यानी यहाँ से बट गई है, तो बट गई है तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटरीज है। जो ज्वाइन कर रही है वो ट्रिब्यूटरीज है, और आगे जाके डिवाइड हो गई है, जहाँ पे नदी फिर अब उसका मिलने का टाइम हो गया है ओशन से, तो वहां पे जैसे डेल्टास फॉर्म हो जाते हैं, तो वो डिवाइड होने लग जाते हैं लहरें, है ना, तो उस समय वो ट्रिब्यूटरीज की जगह डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जा रही है। तो ये डिफरेंस याद रखना कि ट्रिब्यूटरीज क्या है, बड़े नदी में छोटी नदियां ज्वाइन हो रही है, और डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी आखिरी में वहां से डिवाइड जो हो रही है, अलग हो जा रही है, उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कह रहे हैं। फिर दिस रिवर्स प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड। ऑफ कोर्स ये क्या ला रही है अपने साथ में, फर्टाइल लैंड क्या दे रहा है, मतलब ये कल्टीवेशन फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी रिवर है, मतलब प्लेन्स बना रही है। यहाँ पे वो अपने साथ सॉइल लेके आ रही है, सैंड लेके आ रही है, छोटे पत्थर लेके आ रही है, सिल्ट लेके आ रही है, जिसके कारण जो प्लेन बन रहा है वो बहुत ही फर्टाइल है, न्यूट्रिएंट से है, बहुत कुछ, और यहाँ पे खेती बहुत अच्छे से होती है। उसके बाद वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, देखिए फिर से रिवाइज कीजिए, हम आए थे हिमालय से होते हुए आए, उसके बाद हमने प्लेन्स को देखा, अब प्लेन्स के थोड़ा वेस्टर्न में आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिल रहा है, डेजर्ट देखने मिल रहा है। देखिए वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसके वेस्टर्न पार्ट, ये ड्राई है, हॉट है, सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड एंड लिटिल वेजिटेशन। देखिए डेजर्ट में जो हमें सॉइल देखने मिल रही है, सैंड, ये फार्मिंग के लिए यूजफुल नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे हमें पेड़ पौधे ज्यादा देखने नहीं मिलेंगे। और ये लिटिल वेजिटेशन, ये यहीं पे लिखा है, और बहुत ज्यादा गर्म है। ये जैसे कि डेजर्ट है ना, ये हॉट डेजर्ट है, गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म। और इसी के साथ कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं, जो अगले मतलब चैप्टर में आएंगे हमें 8th स्टैंडर्ड में भी, जिसमें हम कंपैरिजन को पढ़ेंगे। जैसे हमारे यहाँ भी है लद्दाख में, हम जिसको कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, तो ये हमारा डेजर्ट पार्ट है वेस्टर्न, इसके प्लेन्स के वेस्टर्न में। इसके बाद साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब आ गए हम थोड़ा और नीचे, अब हमें थोड़ा और नीचे जाना है। ऊपर से हमने हिमालय से स्टार्ट किया, फिर हम प्लेन्स पे आए, फिर वेस्टर्न पे हमने डेजर्ट देखा, अब वो कह रहे हैं कि थोड़ा और नीचे जाइए तो आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू मिलेगा, जो यहाँ पे हमें देखने मिलता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। और पेनिनसुलर क्या है मैंने बताया आपको, तीनों तरफ से वाटर बॉडीज से कवर, ये ट्रायंगुलर इन शेप, ये लगभग हमें ट्रायंगुलर शेप का नजर आता है। उसके बाद दिस इज अ रीजन वेयर विथ न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज, यहाँ पे बहुत सारे हिल रेंजेस है, वैलीज है, सातपुड़ा हो गया हमारा, और वहां पे नर्मदा वैलीज देखने मिलती है। तो ये इस रीजन में हमें देखने मिलती है। देखिए ये रीजन है ना मैप में, ये देखिए यहाँ पे प्लेट्यू रीजन है, जहाँ पे हमें नर्मदा रिवर देखने मिल रही है, वैलीज, और यहाँ पे सातपुड़ा रेंजेस देखने मिलती है। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड एंड बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। यहाँ पे क्या है, हमने कहा इधर डेजर्ट है और यहाँ पे हम प्लेट्यू को बता रहे हैं, और ये नॉर्थ वेस्ट साइड में यहाँ पे क्या है, अरावली। इसको मैप पे लोकेट करते चलिए, इसी से आपका कवर हो जाएगा किसकी क्या लोकेशन है। ये नॉर्थ वेस्ट साइड की इसकी बॉर्डर बना रही है, किसके बीच, डेजर्ट और प्लेट्यू के बीच, यही लिखा है, बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। तो ये हमें यहाँ देखने मिलती है। उसके बाद ये देखिए विंध्यास एंड सातपुड़ा रेंजेस, ये यहाँ पे मिलेंगे आपको, विंध्यास और सातपुड़ा रेंजेस, जहाँ बीच में से नर्मदा और ताप्ती रिवर निकल रही है। उसके बाद सातपुड़ा ये इंपॉर्टेंट रेंजेस है, रिवर्स यहाँ की नर्मदा तापी यहाँ पे निकलती है, और ये वेस्ट फ्लोइंग है। वेस्ट फ्लोइंग यानी ये वेस्ट की तरफ जा रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे मैप को तो ऑलमोस्ट सभी रिवर्स जो है हमें ईस्ट की तरफ दिख रही है ना। ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल, ये यहाँ पे ड्रेन कर रही है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन के साथ अगर देखें तो जैसे नर्मदा और तापी रिवर जो है ये वेस्ट फ्लोइंग दिख रही है, जो अरेबियन सी के तरफ ड्रेनेज हो रही है, वहां पे जा रही है वो। ये पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चंस में पूछे, खासकर वनडे एसएससी वगैरह एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, ठीक है।
तो वेस्टर्न घाट्स, अब हम थोड़ा और नीचे आएंगे। हमने हिमालय से स्टार्ट किया, फिर हम प्लेन्स पे आए, फिर वेस्टर्न में हमने डेजर्ट को देखा, फिर हम प्लेट्यूज पे आए पेनिनसुलर। अब हम क्या देखेंगे, घाट्स को देखेंगे, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। ये देखिए मैप, ये देखिए ये वेस्टर्न घाट्स है इंडिया के वेस्ट साइड में, ईस्ट साइड में आपको ईस्टर्न घाट देखने मिलेगा। तो ये क्या है, बॉर्डर द प्लेट्यूज इन द वेस्ट, बीच में हमने कहा प्लेट्यू है, उसकी वेस्ट साइड की बॉर्डर, नॉर्थ वेस्ट की हमने क्या कहा, अरावली रेंजेस है, वेस्ट साइड की बॉर्डर कौन सी है, वेस्टर्न घाट, जिसको हम सह्याद्री भी कहते हैं। और इसी प्लेट्यू की ईस्ट साइड की बॉर्डर क्या हो गई, ईस्टर्न घाट्स। ये देखिए ये ईस्टर्न घाट्स हो गया, ये उसके बॉर्डर है। बॉर्डर्स करके आपको पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि वेस्ट में वेस्टर्न घाट लगा दिया, ईस्ट में ईस्टर्न घाट लगा दिया। प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्लेट्यूज की जो बॉर्डर है वो वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट्स है और ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस एंड ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन एंड अनइवन। जो वेस्टर्न घाट हमें देखने मिल रहा है ये कंटिन्यूएशन में है, यहाँ पे कुछ भी ब्रेक नहीं है, यानी कंटिन्यूएशन में लैंड है इसकी। उसके बाद ईस्टर्न घाट देखो हमें थोड़े टूटे फूटे दिख रहे हैं, है ना, जैसे ये आपको दिख रहा है एक लाइन में, यानी ये इवनली दिख रहा है, ये आपको थोड़ा अनइवन दिखेगा। ऐसा क्यों, यहाँ पे बहुत ज्यादा इरोजन हुआ है। देखिए जो सुनामी वगैरह ये जो चीजें हुई है ना, यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं, तो इसके कारण यहाँ पे बहुत सारा लैंडमास जो है ना इरोड हुआ है। इरोड होने की वजह से यहाँ की जमीन भी धंस गई, गायब हो गई। तो गायब हो गई तो यहाँ का स्ट्रक्चर जो है वो अनइवन क्रिएट हो गया, और इधर साइड हमें एज कंपेयर टू ईस्ट हमें थोड़ा कम देखने मिलता है, इसलिए ये इवन ही है, ये अनइवन है। देखिए प्लेट्यू इज रिच, हाँ ये हम तो बेनिफिट्स पढ़ेंगे। ये घाट्स आपको पता चल गया, इसकी लोकेशन ये कहाँ आता है। ये कह रहा है कि द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल, प्लेट्यूज रिच ही है। अब हमारे यहाँ डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू हम देखते हैं। प्लेट्यूज के बेनिफिट्स हमने लास्ट चैप्टर द लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ में कवर किए थे, उसमें बताया था कि वो रिच इन मिनरल्स है, जैसे कोल, आयरन, जहाँ पे फिर मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए गए तो वहां पे माइनिंग ज्यादा मिलेगी आपको, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू, वहां पे आपको माइनिंग ज्यादा देखने मिलेगी। फिर वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स लाइज द कोस्टल प्लेन, अभी उसके थोड़ा और बाजू में जाएंगे हम। हमने कहाँ से शुरुआत की थी, हमने हिमालय से शुरुआत की, फिर हम प्लेन्स पे आए, फिर हमने डेजर्ट देखा, फिर हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू देखा, उसके बॉर्डर में हमने वेस्टर्न घाट फिर ईस्टर्न घाट देखा। अब कोस्ट लाइन देखिए, कोस्ट लाइन कैसी है, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट लाइज द कोस्ट लाइन, ये ना ये कोस्ट लाइन है, ये कॉर्नर जो आपको दिख रहे हैं ना, यानी समझिए ये हो गया कोस्ट लाइन, ये इधर आ गई कोस्ट लाइन, यानी समुंदर और इसके बीच में घाट्स के बीच में क्या आ रहा है, कोस्ट लाइन आ रही है, उसी को कह रहे हैं बॉर्डर्स। अगर कोस्ट लाइन कहाँ आ रहे तो इसके वेस्टर्न घाट्स के इधर और ईस्टर्न घाट्स के इधर देखिए। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, ये पतला है, यानी कि नैरो से उनका कहने का मतलब है, हमने कहा ओशन अरेबियन सी जो है, सी अरेबियन सी और उसके बीच में वेस्टर्न घाट्स के बीच में जो आ रहा है वो कोस्ट लाइन है, और इनका जो डिस्टेंस है वो नैरो है, बहुत बड़ा नहीं है, ब्रॉड नहीं है कोस्ट लाइन के बीच का, है ना। इधर साइड में नैरो है और इधर साइड में क्या आ रहा है, बे ऑफ बंगाल। तो उनका कहना है ईस्टर्न साइड की कोस्ट लाइन जो है इसमें ईस्टर्न घाट और ये थोड़ी ब्रॉड है, डिस्टेंस अलग है ना, नैरो यानी पतला, कम डिस्टेंस है, और इसमें ज्यादा है। जैसे गोवा और महाराष्ट्र के इसमें आप कोस्ट लाइन देखेंगे तो ज्यादा नहीं दिखेगी, नैरो दिखेगी। ये देखिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, ये ज्यादा बड़ी है। फिर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट साइड में जाने वाली रिवर्स, जब हमने प्लेट्यू को पढ़ा, पेनिनसुलर प्लेट्यू को देखा, तो हमने कहा कि दो रिवर ऐसी है जो वेस्ट फ्लोइंग जा रही है अरेबियन सी में। ईस्ट में कौन सी जा रही है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये ईस्ट में जाके ड्रेनेज हो रही है। देखिए रिवर आपको पता होनी ही चाहिए, इस पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। आपको ये तो पता होगा कि कौन सी कहाँ फ्लो हो रही है, लेकिन मेजर रिवर्स आपको पता होनी चाहिए।
कौन सी ईस्ट में जा रही है और कौन सी वेस्ट में जा रही है। अब वो कह रहे हैं कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, महानदी, गोदावरी, ये हमने देखा, लेकिन दिस रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टास। अब हम आएंगे डेल्टास पे। डेल्टास क्या है? जैसे सुंदरबन डेल्टा, ये देखिए डायग्राम में, ये देखिए ये बांग्लादेश की बॉर्डर है। जो रिवर्स आ रही है, इधर से गंगा आई, उसको किसने ज्वाइन किया? ब्रह्मपुत्रा ने ज्वाइन किया। यहाँ पे और जो ट्रिब्यूटरीज हमने कहा, ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? ज्वाइन कर रही है। ऐसे मिलके यहाँ पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज क्रिएट हो जा रही है और यहाँ पे क्या बन रहा है? ये ग्रीन पोर्शन, ये डेल्टा बन जा रहा है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। और देखिए इसका ज्यादा पार्ट आपको थोड़ा बांग्लादेश के तरफ दिख रहा है, लेकिन ये हमारे तरफ भी है, वेस्ट बंगाल साइड। ये सुंदरबन डेल्टा है जहां पे रिवर जाके ड्रेन हो रही है ओशन सी के तरफ पे। तो वहां पे एंड पे ये ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज की तरह आपको दिखेंगे। ये देखिए बीच बीच में रिवर्स होते हुए यहाँ पे ड्रेन हो रही है, आखिर में रिवर कहीं तो जाके मिलेगी ना। तो क्या क्रिएट हो रहा है? वहां पे डेल्टा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा सुंदरबन डेल्टा, जहां पे गंगा और ब्रह्मपुत्रा कहाँ जा रही है? बे ऑफ बंगाल में। और द डेल्टा इज अ ट्रायंगुलर, ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप का ये डेल्टा है हमारा सुंदरबन डेल्टा। एंड इट इज द एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर, जहां पे माउथ ऑफ द रिवर, जहां पे वो ड्रेन हो रही है सी के पास, वो उसका माउथ ऑफ द रिवर है जहां पे डेल्टा क्रिएट हो रहा है। उसके बाद एक बार देख लो, हमने मैप में क्या पढ़ा? हिमालयस, नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर डेजर्ट आए वेस्ट साइड में, फिर हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू देखा, फिर हमने वेस्टर्न घाट्स देखे, ईस्टर्न घाट्स देखे, फिर उसके बाद हमने कोस्ट लाइन्स को देखा, फिर हमने यहाँ पे उसका डेल्टा देखा। अब हम देखने वाले हैं आइलैंड्स क्या है। देखिए हमने ऊपर से शुरुआत की इंडिया के मैप से और हम धीरे धीरे नीचे आए और ये दो आइलैंड्स है हमारे पास। एक है लक्षद्वीप आइलैंड, जो कहाँ है? अरेबियन सी में। दूसरा ये कोरल आइलैंड्स है। लक्षद्वीप कोरल क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी। कोरल आइलैंड्स है, ये लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। केरला के इधर देखिए आप, केरला के, ये केरला के, ये नीचे है केरला, ये कोचीन दिख रहा है ना, इसके वेस्ट में दिखेगा आपको ये लक्षद्वीप। ये ऐसे टुकड़ों में है ना, कंप्लीट लैंड नहीं होता आइलैंड, पानी के बीच में दिख रहा है। तो ये आ गया अरेबियन सी के तरफ। केरला के इधर वेस्ट में क्या है हमारे? अरेबियन सी है। और फिर दूसरा अंडमान निकोबार आइलैंड है, जो साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड उधर में है, ईस्ट साइड में। वेस्ट साइड में क्या मिला हमें? लक्षद्वीप आइलैंड। ईस्ट साइड में हमें क्या मिल रहा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। वो कहाँ पे आएगा? तो बे ऑफ बंगाल में आएगा। ये देखिए ये ईस्ट साइड में अंडमान निकोबार, ये अंडमान आइलैंड्स, ये निकोबार आइलैंड्स, ये उसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर जो अभी चेंज हो गई है। क्या नाम रखा गया है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो ये हमने आइलैंड्स देखा। ये कुछ फैक्ट्स एनसीईआरटी ने दिए हैं। एल्यूवियल डिपॉजिट्स क्या है ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। रिवर जो अपने साथ सॉइल, फाइन सॉइल्स, ये सब लेके आ रही है और डिपॉजिट कर रही है। उसके बाद ट्रिब्यूटरीज क्या है ये भी मैंने आपको बताया। ये देखिए डायग्राम के थ्रू आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकल रही है, ये यमुनोत्री यहाँ से निकल रही है। मेन जिसको हाईलाइटेड डार्क इसमें दिख रहा है ना आपको, ये मेन रिवर है। और ये जो व्हाइट में आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ये देखिए यहाँ से सोन आई, सोन को भी केन ने ज्वाइन किया, केन नदी ने। फिर ये बेतवा आई, सिंध आई, ये गोमती इधर से आई, ये गंडक, कोसी, घाघरा नदी, ये सारी आके गंगा को मिल रही है। ये इसके ट्रिब्यूटरीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस हर साल आते हैं। हमेशा हर एग्जाम्स में आप देखेंगे इसको नहीं छोड़ा जाता। एक आध क्वेश्चन निकलता है कि ट्रिब्यूटरी उसकी बताओ, और ये जैसे इधर से अलग हो रही है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी जो मैंने आपको बताया। तो ये वही है, ट्रिब्यूटरी क्या है डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया वही है। कोरल्स क्या है? ठीक है, हमारे लास्ट के दो ही टॉपिक है। कोरल्स क्या है? देखिए हमने कहा लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कोरल्स पे बना है। मैं आपको इसको डायग्राम से बताती हूँ। कोरल्स जो है ना वो छोटे छोटे यानी मरीन एनिमल्स जिसको आप कहेंगे, ठीक है। और ये ऐसे छोटे 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 आपको
मरीन एनिमल्स जिसे मैं कह रही हूँ ये है कोरल्स, और ये रहते हैं ग्रुप में, एक साथ ग्रुप में, जिसको अगर ये ग्रुप में बहुत बड़ा हजारों की तादाद में इसका ग्रुप रहेगा, इसको ग्रुप में रहे तो ये क्या कह रहे हैं, इसको हमने कहा ये पॉलिप्स है, पॉलिप्स है। ठीक है, कोरल्स क्या है, छोटे मरीन एनिमल्स जिसको हम कह रहे हैं, ये देखिए टाइनी मरीन एनिमल्स ग्रुप में रह रहे हैं, पॉलिप्स है। और व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई देयर स्केलेटन आर लेफ्ट। कोरल्स में देखिए इनके ऊपर ना स्केलेटन होता है, ठीक है, हार्ड सरफेस है, स्केलेटन है, ग्रुप में है, हम उसको पॉलिप्स कह रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये पॉलिप्स जो है ये मर जाते हैं, मर जाते हैं तो उनका स्केलेटन रह जाता है, स्केलेटन हार्ड है। फिर ये कह रहा है कि अदर पॉलिप्स, अब ये तो मर गए, अब मर गए तो क्या करेंगे, दूसरे पॉलिप्स आ रहे हैं जो जिंदा है, तो वो इसके ऊपर रहेंगे, मरे हुए स्केलेटन्स के ऊपर नए पॉलिप्स आके रहेंगे। ये देखिए अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन, जो मर गए अपना स्केलेटन छोड़ गए और दूसरे पॉलिप्स आए वो उनके स्केलेटन पे रह रहे, हार्ड स्केलेटन विच ग्रोज हायर एंड हायर, फिर ये बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि इसके ऊपर ये मरे, उसके ऊपर और पॉलिप्स आए, फिर ये भी मरे, फिर और पॉलिप्स आए, फिर ये भी मर गए और पॉलिप्स आए, यानी ये हजारों टाइम की प्रोसीजर है, हजारों साल की प्रोसीजर है। और ऐसे मरते 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 ये क्या हो गया, एक के ऊपर एक के ऊपर क्रिएट होते गया, और क्या बन गया, कोरल्स, कोरल आइलैंड, कोरल रीफ जिसे हम कह रहे हैं। तो ये ऐसे आ गया। आइलैंड कब बन रहा है, जब वो समुंदर से ऊपर नजर आ रहा है। ये प्रोसीजर तो नीचे से ही बन रही है, बनते 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 फिर ये समुंदर के ऊपर जब हमें नजर आने लग गई तो हमने उसको कहा आइलैंड है। और कौन सा आइलैंड है, कोरल का, लक्षद्वीप जो हम देखने मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कोरल्स क्या है, पॉलिप्स क्या है, और कैसे कोरल आइलैंड्स बन रहे हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज, ये भी फैक्ट है जो एनसीईआरटी ने दिया है, सुनामी क्या होती है, एक बहुत बड़ी वेव। देखिए सुनामी सभी ने देखी है, ये देखिए जनरली जो समुंदर का वेव्स होती है, ओशन वेव्स जिसे कह रहे हैं हम, वो ऐसे नॉर्मली होती है, और कुछ जो टाइड्स वेव्स आते हैं वो नॉर्मली दिखते हैं। सुनामी में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हाई टाइड आ रही, हाई वेव्स आ रही है, यानी लगभग 200, 300, 400 किलोमीटर ऊंची होती है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड की होती है। ये कैसे क्रिएट होती है, देखिए समुंदर में ना, ओशन के अंदर में अर्थक्वेक आता है, टेक्टोनिक प्लेट्स हर जगह है, यहाँ पे भी टेक्टोनिक प्लेट टकराने से क्या क्रिएट हो रहा है, अर्थक्वेक क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ अर्थक्वेक आएगा तो पानी को धक्का तो लगेगा, जैसे किसी ग्लास में आप नॉर्मल पानी ले लीजिए, उसको आपने धक्का दे दिया तो वो ऐसे ऐसे लहराएगा ना। तो यहाँ पे अंदर से जब अर्थक्वेक क्रिएट हो रहा है तो ओशन का पानी भी ऐसे होगा। अब वो अपनी स्पीड जितना नहीं रहता, उसकी जो स्पीड है वो बहुत हाई होती है, उस वजह से सुनामी देखिए कितनी ऊंची आती है और इसकी स्पीड इतनी हाई होती है। तो सुनामी कैसे क्रिएट हो रही है ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। जैसे 2004 में आई थी हमारी इधर सबसे खतरनाक और वर्ल्ड में वन ऑफ द सबसे वर्स्ट सुनामी, उसको डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, और सुनामी वर्ड कहाँ से आया है, तो जापान से आया है। इसका मीनिंग आप एनसीईआरटी में देख लीजिए, यही दिया है कि सुनामी जापानिक वर्ड है, जैसे सुना अपने एनसीईआरटी हमें फैक्ट्स देती है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये आज का हमारा, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स हमें यहाँ पे पता चले हैं। जो क्वेश्चंस मैंने आपको किए हैं आप उसके आंसर कमेंट सेक्शन में करते चलिए। उसके बाद जो मैंने आपको क्वेश्चन किए हैं वही मैं बात कर रही हूँ, और उसके बाद आपको कुछ डाउट्स है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर अवर कंट्री इंडिया यहाँ पे खत्म होता है। कल हम मिलेंगे हमारे 6th क्लास के एनसीईआरटी के लास्ट चैप्टर के साथ, तो बने रहिए, लिंक बनाए रखिए, लिंक को ब्रेक मत कीजिए, और कल मिलते हैं हमारे चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।